दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमेशा उस राह पर चलता है जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता। उसका नाम है अमर विश्वास। वो एक वकील है, लेकिन कोई साधारण वकील नहीं। वो केस उठाता है जहां जीतने की उम्मीद लगभग शून्य होती है, जहां सारे सबूत, सारी परिस्थितियां, सब कुछ आरोपी के खिलाफ होता है। फिर भी वो लड़ता है और अक्सर जीतता है। आज की कहानी एक ऐसे ही केस की है। एक होटल के बंद कमरे में हत्या, एक खूबसूरत मॉडल पर शक और एक ऐसा वकील जो सबके खिलाफ जाकर उस बेकसूर लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमर विश्वास की इस रोमांचक दास्तान को। मुंबई का सन एंड बीच होटल। रात का वक्त था। फिल्म प्रोड्यूसर जोशू मोमिन अपनी नई मॉडल बहार चक्रवर्ती के साथ एक होटल रूम में ठहरा हुआ था। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। बहार की आंख खुलती है और वो जो देखती है उससे उसकी चीख निकल जाती है। जोशू की लाश उसके बगल में खून में लथपथ। किसी ने उसे गोली मार दी थी। कमरा अंदर से बंद था। रात भर वहां सिर्फ वो दोनों थे और अब जोशू मरा पड़ा है। बहार घबरा गई, समझ नहीं आया क्या करे। तभी होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। लंबे समय तक जवाब न मिलने पर उसने एक्सेस कार्ड से दरवाजा खोला। बहार एक कोने में छुप गई थी, लेकिन जैसे ही स्टाफ अंदर आया वो चुपके से बाहर निकल गई और भाग खड़ी हुई। लेकिन जोशुआ की लाश देख चुका था स्टाफ। उसने तुरंत मैनेजर को खबर दी। गार्ड्स को अलर्ट किया गया और बहार का पीछा शुरू हो गया। भागते भागते बहार समुद्र के किनारे पहुंची। वहां एक गाड़ी खड़ी थी। उसने उसमें छुपने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक थे। वो गाड़ी थी वकील अमर विश्वास की। अमर उस वक्त समुद्र किनारे टहल रहा था। उसने रिमोट से गाड़ी अनलॉक की, फिर नारियल वाले को पैसे देने के लिए वापस चला गया। बस इतनी सी देर में बहार पिछली सीट पर छुप गई। गार्ड्स ने अमर से पूछा, क्या आपने किसी औरत को भागते देखा? अमर ने सच में कुछ नहीं देखा था, सो उसने मना कर दिया। वो गाड़ी में बैठा और निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर बहार पिछली सीट से बाहर निकली। अमर ने गाड़ी रोकी, गुस्से में बोला, निकलो बाहर। बहार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस एक बार मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, अपनी माँ से मिलना है मुझे। वो एक वाक्य, माँ से मिलना है, अमर के दिल में कहीं गहरी चोट कर गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसे उसकी माँ से जबरदस्ती अलग किया गया था। वो दर्द आज भी ताज़ा था, लेकिन अमर ने बहार की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने उसे स्टेशन की बजाय सीधे थाने के सामने उतार दिया और कहा, पुलिस के सामने सरेंडर करो। पुलिस होटल पहुंची। एसीपी खंडकर खुद मौके पर आए। होटल रजिस्टर से पता चला रूम जोशू और बहार दोनों के नाम पर बुक था। एसआई टावड़े को तकिए के नीचे एक गन मिली जिसमें साइलेंसर लगा था। एसीपी को शक हुआ, अगर बहार ने मारा था तो हत्यारा अपना हथियार क्यों छोड़ेगा और गन अंदर आई कैसे जब यहाँ किसी की चेकिंग नहीं होती। दोनों गिलासों से फोरेंसिक सैंपल लिए गए। जोशू की बॉडी पर किसी झगड़े के कोई निशान नहीं थे, मतलब उसे सोते हुए आसानी से गोली मार दी गई। केस बिल्कुल साफ लग रहा था या लग रहा था, लेकिन एसीपी खंडकर ने कहा, कोई केस जितना आसान दिखता है अक्सर उतना होता नहीं, ठीक से जांच करो। उधर बहार की अरेस्ट की खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी पर उसका नाम, उसका चेहरा। उसकी माँ का सपना था कि बहार एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। वो सपना चकनाचूर हो गया था। अमर विश्वास को कुछ बेचैनी हो रही थी। उसके असिस्टेंट सोनाली ने कहा, पहले से ही बहुत केस पेंडिंग है, ये मत लो। उसके दूसरे असिस्टेंट गोल्डी ने भी यही कहा, बहार को लोते देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया है। लेकिन अमर ने एक जरूरी बात कही, जो इंसान सच में किसी को मारता है वो परिवार से दूर भागता है। बहार अपनी माँ के पास जाना चाह रही थी, जानते हुए भी कि पुलिस वहीं पहले जाएगी। और मैंने जब उसे सरेंडर करने को कहा उसने तुरंत कर दिया। कोई कातिल ऐसा नहीं करता। अमर ने फैसला किया, वो ये केस लड़ेगा। अगले दिन वो बहार से मिला। उसे ऑफिशियल वकील बनने के लिए दस्तखत कराए। बहार को किसी ने केस लेने से मना नहीं किया था, लेकिन अमर मिल गया तो जैसे उम्मीद की एक किरण जल उठी। अमर ने कहा, मुझसे कुछ मत छुपाना, जो सच है वो बताओ, बाकी मैं देख लूंगा। बहार ने सारी बात बताई। अमर ने एक वादा किया, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा। फीस के बारे में पूछने पर अमर ने कहा, फीस लेने के लिए बहुत क्लाइंट्स हैं, ये केस मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। कुछ दिनों में ट्रायल शुरू हो गया। बहार के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे अनुभवी और प्रसिद्ध वकील दिगंबर दीक्षित। ये केस और भी मुश्किल हो गया। दिगंबर ने जज के सामने अपनी दलीलें रखी। एक रूम में सिर्फ जोशुआ और बहार थे।
2. हत्या के हथियार पर बहार के फिंगरप्रिंट मिले हैं। 3. जोशुआ ने बहार को अपनी अगली फिल्म में साइन किया था। तब से बहार महंगी गाड़ी, फ्लैट जैसी मांगे करने लगी थी। जब जोशुआ ने मना किया तो बहार ने उसे मैनिपुलेट करके होटल बुलाया। वहां झगड़े के दौरान बहार ने जोशुआ की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और बेहोश होने पर उसे गोली मार दी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी अल्कोहल और ड्रग के निशान मिले थे। अब बारी थी डिफेंस की, यानी अमर की। अमर ने अपनी दलील रखी। बहार को एक्टिंग में मौका देने के नाम पर बुलाया गया था। वो सरल मन से आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसे अडल्ट मूवी के लिए बुलाया था। जब बहार ने इनकार किया, जोशुआ ने उसे धमकाना शुरू किया। होटल में जोशु ने बहार को ड्रग दिया और एडल्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। बहार के विरोध पर जोशु ने गन निकाली। झगड़े में हलती से गन चल गई और गोली जोशु को लगी। अमर ने तर्क दिया, ये हत्या नहीं, हादसा था, आत्मरक्षा में हुआ था। बहार की हेल्थ रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें ड्रग का कोई पुराना इतिहास नहीं था, यानी उसे उस रात उसकी मर्जी के बिना ड्रग दिया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जज ने बहार को ड्रग केस से बरी किया, लेकिन हत्या के संदिग्ध के रूप में उसे 10 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उधर एसीपी खांडकर एक लड़की देखने गए थे, लेकिन एसआई टावड़े का फोन बीच में आ गया। उसने एक वीडियो भेजा था, जोशु और बहार के फोन के बैकअप से मिला। एसीपी ने वीडियो प्ले किया, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्ट करना भूल गए। पूरे कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी। बड़ी शर्म हुई। दरअसल वीडियो था बहार और उसके बॉयफ्रेंड सुदर्शन का एक प्राइवेट वीडियो, और ये वीडियो दोनों के, जोशु और बहार के फोन में था। एसीपी ने अमर को फोन करके बताया, जोशु के मर्डर के 3 दिन पहले एक होटल में जोशु और सुदर्शन में इसी वीडियो को लेकर मारपीट हुई थी। जोशु को पुलिस ने उठाया भी था और जिस दिन मर्डर हुआ उसी सुबह जोशु कस्टडी से रिहा हुआ था। एसीपी का शक, बहार और सुदर्शन ने मिलकर जोशु को मारा, लेकिन सुदर्शन का कोई सुराग नहीं था, वो गायब था। अगले दिन अमर ने बहार से मिलकर सख्त सवाल किए, तुमने वीडियो वाली बात छुपाई क्यों? और सुदर्शन ने उसी दिन उसी होटल में रूम क्यों बुक किया था? बहार ने बताया, जोशु ने चुपके से उनका प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो ब्लैकमेल कर रहा था। बहार नहीं चाहती थी कि ये किसी को पता चले, इसीलिए छुपाया। और सुदर्शन को होटल वाली बात वो नहीं जानती थी। अमर बोला, सीसीटीवी में सुदर्शन साफ दिखता है, अब मेरे पास कोई तर्क नहीं। बहार रो पड़ी और बोली, छोड़ दो ये केस, वो बहुत अकेली थी। अमर बाहर निकला। ऑफिस आकर उसने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। 4 संदिग्ध सामने आए। पहला, एक बुर्का पहनी औरत। वो जोशु और बहार के पीछे पहली मंजिल तक आई थी, फिर करीब 25 मिनट बाद निकल गई। सीसीटीवी में उसका कोई कमरा नहीं मिला। दूसरा, अकबर, जोशु का बिजनेस पार्टनर और 7 ब्रदर्स प्रोडक्शन का मालिक। वो मर्डर के दिन ही दुबई चला गया था, जोशु के जनाजे में भी नहीं आया। तीसरा, होटल स्टाफ देवा। वो 20 दिन पहले ज्वाइन करके मर्डर से 1 दिन पहले नौकरी छोड़ गया। पहली मंजिल का सीसीटीवी उसी ने बंद किया था। होटल के ब्लाइंड स्पॉट भी उसे पता थे। चौथा, सुदर्शन। मर्डर के दिन आखिरी बार देखा गया था पहली मंजिल पर, तब से गायब। अमर ने अपने असिस्टेंट्स को इन चारों की जांच का काम दिया। गोल्डी टाका वापस करने के बहाने सुदर्शन के घर गया। घर वालों को कुछ नहीं पता था। फिर वो एक पत्रकार बनकर एक प्रोडक्शन हाउस पहुंचा, जहां बहार काम करती थी। वहां सबने बताया बहार बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसने सुदर्शन को फंसाया था। सुदर्शन थोड़ा पागल टाइप का था। एक बार किसी पत्रकार ने बहार की फोटो छापी तो उसने उसे बुरी तरह मारा था। लोगों ने कहा, जब फोटो छापने पर इतना मार सकता है तो प्राइवेट वीडियो बनाने पर वो किसी को भी मार सकता है। साथ ही उन्होंने बहार के चरित्र पर भी सवाल उठाए। कहा कि उसने जोशुआ को भी पटाया था बेहतर मौके के लिए। उधर अमर ने अकबर को फोन करके डराने की कोशिश की, मर्डर में तुम्हारा हाथ हो सकता है। अकबर ने आत्मविश्वास से इनकार किया, लेकिन अमर ने कहा, याद आए तो बताना। 10 दिन की कस्टडी के बाद फिर कोर्ट शुरू हुआ। अमर के पास नया कोई सबूत नहीं था, लेकिन दिगंबर चुप नहीं बैठा था। उसने एक चाल चली। एक कांस्टेबल से बहार को ये कहलवाया कि अमर केस छोड़ रहा है ताकि बहार मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए। कोर्ट में दिगंबर ने बहार से पूछा, क्या तुम खुद को दोषी मानती हो या निर्दोष? उसने इतना मैनिपुलेट किया कि हताश बहार ने चीख कर कहा, हाँ मैंने किया, मैंने जोशुआ को मारा। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ब्रेक में अमर बाहर आया। बहार को समझाया, ये मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, हार मत मानो। बहार ने हिम्मत बटोरी। कोर्ट दोबारा शुरू हुई तो अमर ने जज को समझाया, बहार कलकत्ते की एक मिडिल क्लास फैमिली से सपने लेकर मुंबई आई। प्रोड्यूसर ने उसे ब्लैकमेल किया। मीडिया उसे बिना गुनाह साबित हुए दोषी बता रही। इस ट्रॉमा में उसने वो बोल दिया जो उसके मन की बात नहीं थी। जज ने बात मानी, बहार को चेतावनी देकर छोड़ा।
दिगंबर ने बहार और सुदर्शन के प्राइवेट वीडियो को मर्डर का मोटिव बताने की कोशिश की। अमर ने पलटवार किया। सीसीटीवी में सुदर्शन दिखता है, लेकिन उस रूम में उसका कोई निशान नहीं मिला, न फिंगरप्रिंट न कोई सबूत। फिर अमर ने एक और पत्ता खेला। जोशू की कंपनी से बहार का एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में एक शर्त थी, अगर बहार कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो 30 मिलियन रुपए जुर्माना। इसी को लेकर जोशू ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन एग्रीमेंट की कॉपी अमर के पास नहीं थी। उसने अकबर को कोर्ट बुलाने की मांग की। जज ने मान लिया। बहार को 15 दिन और कस्टडी में रखा गया। साथ ही आदेश हुआ, कोई मीडिया झूठी खबर छापे तो 50,000 जुर्माना। एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में फातिमा अपनी बेटी आफरीन के साथ आई। आफरीन का हाल बुरा था, उसे होश तक नहीं था। उसे कई दिन इलाज के लिए लाना था। आफरीन की कहानी भी बहार जैसी ही थी। मॉडलिंग के चक्कर में प्रोड्यूसर के जाल में फंसी और ड्रग की लत लग गई। उधर सुदर्शन भी उसी रिहैब सेंटर में कहीं था। वो फातिमा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन स्टाफ ने उसे रोक दिया। अमर की टीम ने एक और जानकारी हासिल की। 7 ब्रदर्स प्रोडक्शन ने जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया था, उसके पिछले सीजन की विजेता थी आफरीन, और उससे पिछले सीजन की विजेता थी बहार, और उससे पहले अचला, बहार की वो दोस्त जिसने उसे होटल जाने की सलाह दी थी। ये तीनों एक ही धागे में पिरोई हुई थीं। अचला थाने गई थी बहार से मिलने, लेकिन एसीपी ने मना कर दिया। जाते वक्त अमर के असिस्टेंट ने उसके बैग में ट्रैकर लगा दिया। अमर ने बहार की मां को कलकत्ते से बुलाकर उससे मिलवाया ताकि उसका हौसला बढ़े। तभी एसीपी खंडकर का मैसेज आया। बहार के फोन की कॉल हिस्ट्री में सामने आया, बहार ने खुद जोशू को फोन करके होटल बुलाया था। ये बात दिगंबर को पता चलती तो बड़ा नुकसान होता। अमर ने बहार से पूछा, क्या सुदर्शन को पता था कि तुमने जोशू को होटल बुलाया था? बहार बोली, नहीं, उसे बिल्कुल नहीं पता था। अमर को एक नई उलझन हो गई। रात को अचला को उसके बैग में ट्रैकर मिल गया। वो असिस्टेंट का नंबर बंद हो गया, लेकिन उस रात अचला सोते सोते बुरे सपने देखती है। उसकी भी वही कहानी थी। उसे भी मॉडलिंग के नाम पर बर्बाद किया गया था। वो जख्म अभी भी हरे थे। अगली सुनवाई में अकबर दुबई से लौटकर कोर्ट में हाजिर हुआ। दिगंबर ने पूछा, अगर बहार ब्लैकमेल का शिकार थी तो उसने कानून की मदद क्यों नहीं ली? महिला संगठन है, साइबर क्राइम है, कुछ भी तो कर सकती थी। सीधे जोशू को होटल क्यों बुलाया? मतलब उसका मर्डर का इरादा था। अमर ने जवाब दिया, बदनामी के डर से इज्जत बचाने के लिए वो किसी के पास नहीं जा सकी। फिर अमर ने मुख्य संदिग्ध के रूप में सुदर्शन का नाम लिया। सीसीटीवी में दिखना उसे भी संदिग्ध बनाता है। अमर ने अचला को कटघरे में बुलाया। अचला ने स्वीकार किया, बहार ने उसे ब्लैकमेल की बात बताई थी। अचला ने ही सलाह दी थी, होटल जाओ, जोशुआ को मैनिपुलेट करो और मौका देखकर वीडियो डिलीट कर दो। अमर ने पूछा, क्या तुम सुदर्शन को जानती हो? अचला ने पहले कहा, ज्यादा नहीं, फिर कहा, अकबर के जरिए 1-2 बार मिले। अमर ने पकड़ा, तुमने पुलिस को बताया था कि सुदर्शन को नहीं जानती, अब यहाँ कह रही हो कि जानती हो। 2 बयान 2 अलग अलग, इससे तुम पर चार्ज लग सकता है। दबाव में आकर अचला ने बताया, बहार ने उसे बताया था कि सुदर्शन ब्लैकमेल वाली बात जानकर गुस्से में बोला था, मैं जोशुआ को मार डालूंगा। बस यही सुनने का इंतजार था अमर को। उसने जज को समझाया, सुदर्शन इस केस का असली संदिग्ध है, उसे ढूंढे बिना ट्रायल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जज ने पुलिस को डांटा और सुदर्शन को जल्द से जल्द खोजने का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करते हुए अमर को एक टेम्पो दिखी जिसमें सुदर्शन भागा था। एसीपी खंडकर ने सर्विलांस से उसे ट्रैक किया और उसे रिहैब सेंटर में देखा। एसीपी ने कहा, परमिशन मिलने पर जाऊंगा। परमिशन का इंतजार किए बिना खुद गोल्डी को लेकर वहां पहुंच गया। वहां देखा कोई आदमी सुदर्शन को भगाने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी उसे मारने के लिए भेजा गया था। अमर ने उसे रोका। कुछ देर में एसीपी भी फोर्स लेकर पहुंचा। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और सुदर्शन को सुरक्षित बचाया गया। एक दिन जॉगिंग करते हुए अमर को अपना बचपन याद आया। वो दिन याद आया जब वो स्कूल से मेडल और ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर लौटा था, लेकिन घर के अंदर का नजारा देख उसके पैर थम गए। उसके पिता माँ को बेरहमी से मार रहे थे। माँ का सिर फटा हुआ था, खून से फर्श भीग रहा था। अमर ने बाप को रोकने की कोशिश की, बाप ने उसे गालियां दी। माँ को बचाने के लिए अमर ने ट्रॉफी से बाप के सिर पर वार किया। बाप वहीं गिर गया और मर गया। एक पल में अमर ने अपनी माँ और बाप दोनों खो दिए। पुलिस आई, वो माँ से चिपका रहा लेकिन उसे घसीट कर ले जाया गया। तभी से माँ के प्रति उसके दिल में एक खास जगह थी और तभी से जो भी उससे माँ का जिक्र करे वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। इसीलिए बहार के उस एक वाक्य माँ से मिलना है ने उसे तोड़ दिया था।
सुपारी किलर ने पकड़े जाने पर बताया उसे फोन करके कहा गया था कि सुदर्शन को मारो और ऐसे दिखाओ जैसे ड्रग ओवरडोज से मरा हो। डॉक्टर ने बताया कि सुदर्शन को बहुत तेज ड्रग दिया गया था, उसका दिमाग पर असर पड़ा था, ठीक होने में वक्त लगेगा। सुदर्शन को अगली हियरिंग में कोर्ट में पेश करने का आदेश था, लेकिन अमर और एसीपी ने मिलकर फैसला किया कि अभी उसे नहीं लाएंगे। अगली हियरिंग में अकबर के मर्डर में शामिल होने की जांच की गई। अकबर ने अपने वकील सुशील को हायर किया था। अमर ने अकबर से पूछा, तुम्हारे और जोशू के बीच कैसा रिश्ता था? अकबर ने कहा, मैं निवेश करता था, बाकी सब जोशू देखता था। जब अमर ने ब्लैकमेल वाली बात पूछी तो अकबर ने कहा, अचला ने मुझे बताया था, मैंने जोशू को डांटा था वीडियो डिलीट करने को। मर्डर वाले दिन अकबर मुंबई में था, लेकिन माँ की तबीयत की खबर पर दुबई भागना पड़ा। गोल्डी अग्रीमेंट की कॉपी लेकर आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 30 मिलियन का जुर्माना था। अमर ने तर्क दिया, हर अग्रीमेंट अकबर के हस्ताक्षर से पास होता है, तो जोशू के इस ब्लैकमेल में अकबर की भी जिम्मेदारी है। जज ने अकबर पर 50,000 जुर्माना लगाया और 7 ब्रदर्स प्रोडक्शन को सस्पेंड किया। अचला को बयान बदलने के लिए 10,000 जुर्माना हुआ। दोनों को मुंबई छोड़ने से मना किया गया। सुशील की सलाह पर अचला बहार से मिलने गई ताकि उसके मन में नरमी पैदा करे। बहार ने सीधे पूछा, उस दिन होटल जाने से पहले तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था? अचला पकड़ी गई। उसने माना, लेकिन कहा तनाव कम करने की गोली थी। बहार बोली, बताना तो था, मुझसे पूछे बिना ऐसा क्यों किया? अचला ने बड़ी चालाकी से बहार को शांत करने की कोशिश की। अगली हियरिंग में सुदर्शन को कोर्ट लाया गया, हालांकि उसकी मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। पीपी दिगंबर के सवालों का वो जवाब नहीं दे सका। जज ने अमर को चेतावनी दी, जब तक ये ठीक ना हो इसे कोर्ट में मत लाना। लेकिन जब सुदर्शन को नीचे उतारा जा रहा था, बहार को देखकर उसे कुछ याद आया। अचला ने बहार के होटल जाते ही सुदर्शन को मैसेज किया था, बहार जोशू के साथ सन एंड बीच होटल में है। वो मैसेज अचानक उसे याद आया। वो भड़क उठा और बहार की तरफ लपका। अमर ने उसे रोका। सुदर्शन ने उसे धक्का दिया। अमर का हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया, हाथ की हड्डी टूट गई। लेकिन अमर ने काम नहीं रोका। उसने अकबर की जासूसी शुरू कराई। आफरीन और फातिमा की जानकारी एसीपी को भेजी। सुदर्शन की माँ और बहन को गांव से बुलाया। उन्हें देखकर सुदर्शन का मन शांत हुआ और वो ठीक होने लगा। अमर ने सुदर्शन से पूछा, होटल का पता किसने दिया था? अचला की फोटो दिखाते ही सुदर्शन को याद आया, इसी ने मैसेज करके रूम 11 का पता बताया था। अमर ने एक संदिग्ध की तस्वीर दिखाई। सुदर्शन सबको नहीं पहचाना, लेकिन फातिमा की फोटो पर उसकी नजर रुक गई। गोल्डी को पता चला, मर्डर वाले दिन होटल के सीसीटीवी में एक काली गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी थी आफरीन के पिता मुदस्सर की। गोल्डी उनके घर गया। पता चला फातिमा का सपना था एक्ट्रेस बनना। मुंबई आकर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हताश होकर उसने आत्महत्या की कोशिश की। मुदस्सर ने बचाया और फिर शादी हो गई। लेकिन दिलचस्प बात ये थी, जनवरी 2005 में शादी हुई और मार्च 2005 में आफरीन पैदा हुई। जोशू इतना बड़ा बदमाश था कि सिर्फ बहार नहीं, और भी कई लोग उससे नफरत करते थे। अमर ने जोशू के पुराने फोन नंबरों की जानकारी मांगी। जोशू मुंबई आने पर एक बुजुर्ग जाफर के घर रहता था। हर ईद पर मिलने जाता था। अमर ने अपने असिस्टेंट्स को भेजा। उन्होंने जाफर को जोशू की तरफ से पैसे देकर उसका भरोसा जीता और उसके घर से जोशू की पुरानी चीजें और एक हार्ड ड्राइव ले आए। उस हार्ड ड्राइव में कई फोन नंबर और नई जानकारियां थीं। अमर अफरीन के घर गया। मुदस्सर और फातिमा से कहा, सीसीटीवी में आपकी गाड़ी दिखती है। उससे एक बुर्का पहनी औरत उतरकर पहली मंजिल पर गई थी। मेरा शक है वो औरत रूम 111 में गई और जोशू को मारकर वापस आ गई। मोटिव, 2 साल पहले अफरीन ने 7 ब्रदर्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। जोशू ने उसे फिल्म में मौका देने का झांसा देकर वही एग्रीमेंट साइन कराया। फिर ड्रग की लत लगाई। एक दिन ओवरडोज से हॉस्पिटल जाना पड़ा। शायद इसी कारण मुदस्सर ने उस दिन जाकर जोशू को मार दिया। ये सुनकर मुदस्सर घबरा गया, लेकिन बोला, सिर्फ इस थ्योरी से आप कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। अमर ने जाते जाते कहा, मैं कोर्ट में पूछूंगा क्या अफरीन आपकी सगी बेटी है? दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अमर जा चुका था, लेकिन सवाल वहीं रह गया था। अगली हियरिंग के दौरान एसीपी को खबर मिली, कोई थाने आकर बोल रहा है कि वो जोशू का कातिल है। जज को बताया गया, ट्रायल रोक दी गई। अमर ने सोचा शायद मुदस्सर ने सरेंडर किया, लेकिन एसीपी का जवाब चौंकाने वाला था। मुदस्सर नहीं, फातिमा ने सरेंडर किया है। फातिमा ने कोर्ट में स्वीकार किया। वो गाड़ी लेकर होटल गई, जोशू को ढूंढा। 111 का दरवाजा खटखटाया। जोशू नशे में था। दरवाजा खुला तो फातिमा ने साइलेंसर वाली गन निकाली और गोली मार दी, फिर चली आई।
कारण जोशू ने आफरीन को ड्रग का आदी बनाकर बर्बाद कर दिया था। दिगंबर को और पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अमर ने हाथ नहीं उठाया। उसने फातिमा से सीधे पूछा, तुम किसे बचाने के लिए ये झूठ बोल रही हो? फातिमा का गला कांपा। अमर ने कहा, तुम गाड़ी ड्राइव करके कैसे गईं? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? फातिमा ने कहा, हाँ। अमर ने फौरन मांग की, अभी ड्राइविंग टेस्ट लो। जज ने अनुमति दी। फातिमा को गाड़ी के पास ले जाया गया। नतीजा, फातिमा को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। कोर्ट में वापस आकर अमर ने साबित किया, फातिमा झूठ बोल रही थी। वो अपने पति मुदस्सर को बचाने की कोशिश कर रही थी। मुदस्सर को कटघरे में खड़ा किया गया। उसने बताया, जोशू ने आफरीन को बर्बाद किया था। वो जोशू से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जोशू टालता रहा। उस दिन मुदस्सर ने बुर्का पहनकर होटल में जोशू को ट्रैक किया। रूम 111 में पहुंचा। कहा, मैं फातिमा का पति हूँ। जोशू ने अनजान बनने का नाटक किया। मुदस्सर ने कहा, मैं आफरीन का बाप हूँ। जोशू बोला, कौन है आफरीन? तब मुदस्सर ने कहा, तेरी बेटी आफरीन। जोशू ने ही पहले फातिमा को बर्बाद किया था, फिर उसकी बेटी को। उसने अपनी ही बेटी को नहीं बख्शा। मुदस्सर ने जोशू को इंजेक्शन लगाया और बेहोश कर दिया, लेकिन उसने गोली नहीं मारी। दिगंबर ने सीसीटीवी का हवाला देकर कहा, बुर्का वाला इंसान रात 1:10 पर अंदर गया, 1:45 पर बाहर आया। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जोशू की मौत रात 2:30 और 3 बजे के बीच हुई, यानी मुदस्सर ने मारा नहीं। तो फिर जोशू को गोली किसने मारी? अमर ने एसीपी से फोरेंसिक हिप्नोसिस की मांग की बहार पर। हालांकि ये गैर कानूनी था, डॉक्टर का लाइसेंस और एसीपी की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन एसीपी ने हाँ कर दिया। हिप्नोसिस में बहार ने बताया, उस रात उसके सिर में जबरदस्त दर्द था। जोशू ने फिर ड्रिंक करवाया। वो लगभग बेहोश हो रही थी। तभी उसे चीख पुकार सुनाई दी। धुंधली नजरों से उसने काला मास्क पहने एक इंसान को देखा। ये जानकारी कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अनुमति के बिना हिप्नोसिस किया गया था। फिर सुदर्शन की भी हिप्नोसिस की गई। सुदर्शन ने बताया, एक बार जब उसकी जोशू से झगड़ा हुई थी, तब कुछ लोगों ने उसे हटा दिया था। उनमें से एक के बदन से अजीब और अच्छी खुशबू आती थी, और मर्डर वाले दिन रूम 111 की तरफ जाते हुए किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बेहोश किया था। उस इंसान के बदन से भी वही खुशबू। अमर रिलैक्स होकर बैठा, सोचने लगा। सभी संदिग्धों को मन में दोहराया, और तभी याद आया, सिर्फ अकबर के बदन से उसे वो स्पेशल परफ्यूम की खुशबू आई थी। अमर का शक अकबर पर आ गया। अचला ने एक नया बयान दिया। एक रात वो, अकबर, बहार और जोशू एक क्लब में थे। बहार और जोशू स्टेज पर नाच रहे थे। जोशू ने बहार के साथ बदतमीजी की। बहार वहां से हट गई। बहार ने अचला को बताया, जोशू ने बिना बताए अग्रीमेंट साइन कराया और अब 3 करोड़ की धमकी दे रहा है। पास खड़े अकबर ने सुना, गुस्से से स्टेज पर जाकर जोशू को थप्पड़ मारा, धमकी दी कि प्रोडक्शन से निकाल देगा। जोशुआ बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अकबर के फोन पर एक वीडियो भेज दिया, अकबर और अचला का प्राइवेट वीडियो, जिसे जोशुआ ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। अब जोशुआ ने अकबर को भी ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस बयान के बाद अब अकबर का भी मर्डर के लिए मोटिव था। अमर के पास जोशुआ की हार्ड ड्राइव थी और उसमें अकबर अचला का वीडियो भी था। अमर ने एक चाल चली। उसने AI वॉइस का इस्तेमाल करके उस वीडियो में अकबर की आवाज में डाला, अब मैं जोशुआ को मार डालूंगा। वीडियो कोर्ट में दिखाया गया। अकबर बौखला गया। ये वीडियो सच है, लेकिन आवाज मेरी नहीं है। सुशील ने कहा, ये AI वॉइस है। लेकिन अमर का इरादा यही था। उसने अचला से पूछा, क्या ये सच है? अचला ने कहा, हाँ, वीडियो भी सच, आवाज भी सच। अमर ने इस पर अकबर के खिलाफ केस खड़ा करने का दावा किया। ठीक उसी वक्त गोल्डी अकबर की पत्नी को लेकर कोर्ट में घुसा। अकबर के होश उड़ गए। अमर ने अकबर को लगातार दबाता रहा। उसकी पत्नी सामने थी, प्रेमिका अचला भी थी। अमर ने दावा किया, अकबर उस रात होटल में था, उसने बहार के साथ भी। अकबर का धैर्य टूट गया। वो चीख कर बोला, बहार को हाथ लगाना तो दूर, मैंने उसे छुआ तक नहीं था उस रात। बस यही चाहिए था अमर को। अकबर ने खुद साबित कर दिया कि वो उस रात होटल में था। अकबर ने कबूल किया, जोशू को मैंने गरीबी से उठाया था, उसे पार्टनर बनाया था। वो काम में माहिर था, लेकिन उसने औरतों की इज्जत कभी नहीं की। उसने अचला, बहार, आफरीन सबको बर्बाद किया। दादा के सपने से बनी हमारी कंपनी को वो बदनाम कर रहा था। मैंने थप्पड़ मारा तो उसने प्राइवेट वीडियो से ब्लैकमेल शुरू किया। फिर एक दिन कॉन्ट्रैक्ट किलर पुनप्पा का फोन आया। कहा, जोशू ने आधे घंटे पहले उसे मुझे मारने के लिए हायर किया है। मुझे यकीन नहीं हुआ, जोशू इतना नीचे गिर सकता है। पुनप्पा ने बताया, जोशू 5 लाख रुपए दे रहा है, लाश अचला के घर रखने को कहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा, उसकी जगह जोशू को मारो। पुनप्पा ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोशू से बात कराई। जोशू ने कहा, अकबर को मारने के बाद उसकी कंपनी हड़प लूंगा, उसकी बीवी बच्चों को गुलाम बनाऊंगा। ये सुनकर मैं आग हो गया।
उसी दिन रात जोशू और बहार होटल गए। मैं पीछे पीछे गया। पहले मुदस्सर आया और जोशू को इंजेक्शन देकर चला गया। फिर अचला के मैसेज पर सुदर्शन आया। अकबर ने उसे बेहोश करके स्टाफ देवा के हवाले किया। स्टाफ का एक्सेस कार्ड से रूम 111 में घुसा। जोशू को होश में लाया। वो तड़प रहा था, हॉस्पिटल मांग रहा था, लेकिन उसने जो किया था उसके बाद कोई रहम कैसे आता। मैंने गन निकाली, साइलेंसर लगाया और जोशू को गोली मार दी। बहार बेहोश थी, उसे कुछ नहीं पता चला। मैंने गन पर से अपने निशान पोंछे, बहार के हाथ के निशान लगाए और तकिए के नीचे रख दिया। भेस में था इसलिए किसी ने देखा नहीं। अकबर ने जज को देखकर कहा, जो किया उसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के साथ जो धोखा किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। आखिरकार इस केस का असली कातिल सामने आ गया था। जज ने दोनों तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट मांगा। दिगंबर ने कहा, जोशुआ ने इतनी लड़कियों के साथ अन्याय किया, लेकिन किसी ने भी अधिकारियों को नहीं बताया। सफलता की चाहत में इतने अपराध सहे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सफलता की दौड़ में अपराध को कभी दबाएं नहीं, आवाज उठाएं। अमर ने दिगंबर की बात आगे बढ़ाई। समाज में औरतों को इतनी हल्की नजर से देखा जाता है। जरा सी बात पर चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। ये सोच बदलनी होगी, तभी एक बेहतर समाज बनेगा। जज ने फैसला सुनाया। मुदस्सिर को हत्या के प्रयास के लिए उम्र कैद, अकबर को हत्या के जुर्म में उम्र कैद, अचला को हत्या में सहयोग के लिए 5 साल की सजा, लेकिन बयान देने में मदद के कारण 2 साल माफ, यानी 3 साल जेल। अमर पर AI वॉइस को सबूत के रूप में दिखाने के लिए कानूनी जांच का आदेश, और बहार निर्दोष साबित। केस खत्म होने के बाद दिगंबर ने अमर को बधाई दी और रात को पार्टी में बुलाया। बहार की मां ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अमर उनके पैर छूकर बोला, यही मेरी फीस है। फिर बहार की तरफ देखकर बोला, कभी हार मत मानो। दोस्तों, सच में जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अपनी सच्चाई साबित होने तक लड़ते रहना चाहिए। और याद रखिए, अपनी इज्जत के डर से कभी अन्याय को मत स्वीकार करिए। आज आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो वही अन्याय किसी और के साथ भी होगा। इसलिए अपराधी की आंखों में आंखें डालकर बात करिए। डरिए मत, खुद को मजबूत करिए और लड़ाई में उतर जाइए। जो सही है वो जीतता जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। सभी का ख्याल रखिए, परिवार को वक्त दीजिए।